Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, आज की ये दूसरी क्लास होगी हमारी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, है ना। इससे पहले हम एक वीडियो आज अपलोड कर चुके हैं जो टेस्ट नंबर हमारा चौथा था, मॉडल पेपर है। तो हमने इसमें रामबाण क्लास भी चला रखी है और इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षण अभिरुचि जो 30 नंबर की पूछी जा रही है उत्तराखंड एलटी में, तो उसकी बहुत अच्छी बेहतर तैयारी करने का मौका इस चैनल से मिल रहा होगा साथियों। तो इसी में हमने चला रखी है एक रामबाण क्लास। आज इस रामबाण क्लास की ये तीसरी वीडियो है। तो ये रामबाण क्लास है, पूरे जो टॉपिक वाइज क्लासें हो रही हैं इसमें, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है साथियों, ठीक है। तो ये क्लास कैसी रहती हैं आपके लिए और कैसी लग रही हैं, क्या ये क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बताइए। और हाँ, जो ये क्लास हो रही हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, ये क्लास जो है, जो भी टॉपिक ले रहा हूं मैं, यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर ज़रूर पूछे जाते हैं। 100% 1 नंबर के नंबर आने का पूरा यहाँ से कन्फर्म है एकदम, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्लास हो रही है रामबाण क्लास के थ्रू, इन पूरी क्लासों को आपको अटेम्प्ट करनी है साथियों, ठीक। चलिए, रामबाण क्लास 3 और इसमें देख रहे हैं हम आज व्यक्तित्व मापन की विधियां। बहुत शानदार टॉपिक है और इस शानदार टॉपिक को इतने शानदार अंदाजे से अगर आप, तो इसमें देख लेते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। आज इसमें व्यक्तित्व मापन की विधियां को 2 टाइप्स में बांटा गया है साथियों, अप्रक्षेपण विधियां और प्रक्षेपण विधियां, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अप्रक्षेपण विधियां को। अप्रक्षेपण विधियां में नंबर 1 आ जाता है आत्मनिष्ठ, यानी कि जिसको हम व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी बोलते हैं, और सेकेंड है वस्तुनिष्ठ विधियां, और थर्ड है इसी में मनोविश्लेषणात्मक विधियां। यानी कि अप्रक्षेपण विधियों में ये 3 टाइप से आते हैं, आत्मनिष्ठ विधियां आती हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां आती हैं और मनोविश्लेषणात्मक विधियां आती हैं, ठीक। चलिए, तो इसी में हम अप्रक्षेपण विधियों में ही हम आत्मनिष्ठ विधियां यानी कि जिसको व्यक्तिनिष्ठ विधियां बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो आत्मनिष्ठ विधि पहले होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम आत्मनिष्ठ विधि होती क्या है इसको समझ जाएं, तो जो इसकी आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत जो विधियां आती हैं उन्हें आसानी से समझ जाएंगे साथियों। तो व्यक्तित्व आकलन की वे विधियां जिनमें जिस व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है, ठीक, उसके व्यक्तित्व आकलन की वे विधियां जिनमें जिस व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है उसके विषय में उसकी स्वयं की राय या उसके द्वारा अपने विषय में कहे गए कथन महत्व रखते हैं, ठीक है। यानी कि आत्मनिष्ठ विधि क्या है कि जिस पर यह प्रयोग हो रही है आत्मनिष्ठ ये विधि, ठीक है, उसके विषय में उसकी स्वयं की राय और उसके द्वारा अपने विषय में कहे गए कथन, वो चीज़ महत्व रखते हैं, ठीक है। यानी कि व्यक्तित्व आकलन की वे विधियां होती हैं जिनमें जिस व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है, जिस पर ये प्रयोग किया जा रहा है, उसके विषय में उसकी स्वयं की राय स्वयं बताएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो इसमें कौन कौन सी विधियां आ जाती हैं, 4 विधियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नंबर 1 आत्मकथा, नंबर 2 प्रश्नावली, नंबर 3 जीवन वृत्त, जिसको व्यक्ति इतिहास भी बोलते हैं या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तो केस स्टडी, ठीक है, और डी साक्षात्कार इंटरव्यू, ठीक। चलिए, तो आत्मकथा देख लेते हैं। आत्मकथा को ही अंतर्दर्शन विधि भी बोलते हैं, इसका ध्यान रखना। यह विधि एक प्राचीन विधि है। ये अब यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन विधि क्या है, तो सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन विधि है या फिर आत्मकथा विधि है, ठीक है। चलिए, स्वयं के बारे में बताना या लिखना, ये विधि क्या है, ये स्वयं के बारे में बताना, यानी कि जिस पर एक प्रयोग हो रही है व्यक्ति, वो क्या अपने बारे में बताएगा या फिर लिख रहा है या लिखेगा। तो
ये वैज्ञानिक विधि नहीं होने के कारण आज यह विधि प्रयोग में कम होती है। ठीक, ये अवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, अवैज्ञानिक विधि है आत्मकथा। चलिए, नंबर 2 प्रश्नावली यानी कि कागज पेंसिल विधि जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इसके जनक कौन है? सुकरात। पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? सुकरात। पहले प्रयोगकर्ता कौन थे? ये भी आ सकता है, तो वुडवर्थ इसके पहले प्रयोगकर्ता थे। यह सूचक द्वारा भरी जाती है, यानी कि जिस पर प्रयोग हो रही है बालक या व्यक्ति, उसके द्वारा स्वयं भरी जाती है। ठीक है, जैसे इसमें क ख ग करके, ठीक, वो चीज़ दे देते हैं। इसमें आमने सामने होना जरूरी नहीं है, इसमें आमने सामने होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे समझ। इसमें उत्तर के 2 या 3 विकल्प होते हैं, उत्तर के 2 या 3 विकल्प होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं साथियों। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, इसमें इसमें उत्तर के 2 या 3 विकल्प होते हैं। जैसे हाँ या नहीं में जवाब देते हैं। जैसे हाँ नहीं में जवाब आते हैं, ये वाले प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाँ नहीं या फिर कभी कभी। ठीक, जैसे कह दिया कि आप प्रत्येक दिन 6 घंटे प्रत्येक दिन 6 घंटे सोते हैं। उसने कहा कि हाँ जो सोता है, या जो कभी कभी सोता है, कभी 7-8 घंटे भी सोता है, उसने कहा कभी कभी। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक मॉक टेक्स्ट में मैंने दिया भी था प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं करके। तो 4 टाइप से होते हैं: बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली। ठीक है, इतना आ जाएगा समझ में। चलिए, अगला है जीवन वृत्त यानी कि व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी। इसे गुणात्मक विधि भी कहते हैं। किस विधि को गुणात्मक विधि कहते हैं? जीवन वृत्त। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के जितने भी गुण होते हैं उन गुणों की स्टडी इसमें की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम गुणात्मक विधि। यह निदानात्मक अध्ययनों का सर्वोत्तम तरीका है, निदानात्मक अध्ययनों का। ठीक है, इससे निदान कर सकते हैं बच्चे का। असामान्य बालकों का निदान इसी विधि से किया जाता है। ये अब पूछा जा सकता है कि असामान्य बालकों का निदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है या सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? तो वहाँ पर बता देना आप कि केस स्टडी होती है, जीवन वृत्त होता है, यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि होती है। आगे इतना समझ। चलिए, बढ़ते हैं अब साक्षात्कार इंटरव्यू की ओर। साक्षात्कार गैरेट हो गए। गैरेट ने इसके 2 प्रकार बताए। गैरेट ने इसके कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार, औपचारिक प्रत्यक्ष यानी कि अनौपचारिक यानी कि अप्रत्यक्ष इंटरव्यू। ठीक, इसमें आमने सामने होना जरूरी होता है, सही बात है। अगर इंटरव्यू हो रहा है तो आमने सामने होना जरूरी होता है। इसमें प्रश्नों व समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है साथियों। चलिए, यह वार्तालाप का एक रूप है। इसमें क्या होती है? वार्तालाप होती है, तभी तो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या होता है, आपने जाना होगा इंटरव्यू को, उसमें वार्तालाप होती है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू जो देता है उनके बीच। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, अब आ जाते हैं हम सीधे वस्तुनिष्ठ विधियाँ। अच्छा, एक इससे पहले का जो मैंने मॉडल पेपर लिया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है करके, है ना, निम्न में से तो कौन सी नहीं है करके। तो किसी का आंसर उसमें आ रहा था कि कमेंट आ रहा था कि प्रश्नावली विधि जो है वो आत्मनिष्ठ यानी कि वस्तुनिष्ठ ये व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है पूछ रहे थे। तो साथियों ध्यान देना, आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत ही प्रश्नावली विधि आती है। ठीक है, प्रश्नावली विधि आपने यहाँ पर पढ़ भी लिया होगा, देख लीजिए। व्यक्ति अपने गुणों अपने दोष उनको ही खुद बताता है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर्यवेक्षक या फिर शिक्षक उसके गुण दोषों को नहीं देखता है, वो करता है, बल्कि व्यक्ति यहाँ पर क्या होता है, अपना खुद बताता है प्रश्नावली में। तो इसलिए वो व्यक्तिनिष्ठ विधि है। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत वे विधियां हैं जिनमें जिन व्यक्तियों या बालकों के व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है उनकी अपनी राय के स्थान पर शिक्षकों, परामर्शदाताओं, निर्देशनकर्ताओं
मनोवैज्ञानिकों आदि की राय अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पर बालक के व्यक्तित्व का आकलन उनकी राय के स्थान पर शिक्षकों, परामर्शदाताओं, निर्देशनकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों आदि की राय अधिक महत्वपूर्ण होती है, कह रहा है। ठीक, आ गया होगा समझ में। चलिए, निरीक्षण विधि, इसके अंतर्गत पहली विधि आ जाती है निरीक्षण विधि, सेकेंड आ जाती है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा आ जाता है समाज नीति, चौथा आता है निष्पादन परीक्षण और पांचवा आता है परिस्थिति परीक्षण। ठीक है साथियों, चलिए इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता है नहीं। तो अगला आ जाता है हमारा अप्रक्षेपण विधि में मनोविश्लेषणात्मक विधियां आ जाती हैं, तीसरा वाला। इसके अंतर्गत आता है एक मुक्त स्वतंत्र शब्द साहचर्य, जिसको शब्द साहचर्य से ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आ जाता है, एक आता है स्वप्न विश्लेषण, यानी कि स्वप्न, जब बालक या व्यक्ति को कोई स्वप्न आया, ठीक है, कोई सपना आया, तो उस सपने के अकॉर्डिंग ही कोई शिक्षक है ना, शिक्षक पूछ रहा है बालक से कि आपने सपने में क्या देखा है, ये क्या, इस चीज़ से स्वप्न विश्लेषण इसको हम कह देते हैं। अब अगला आते हैं प्रक्षेपण विधियाँ। अब आ जाते हैं हम प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत। अभी तक हमने पढ़े प्रक्षेपण विधियाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रक्षेपण विधियाँ। ये विधियाँ व्यक्तित्व आकलन की वे विधियाँ हैं जिनमें जिस व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है उससे कुछ नहीं पूछा जाता, अपितु वह किसी वस्तु, दृश्य या बात के प्रति जो प्रतिक्रिया करता है उसी से हम क्या कर लेते हैं, उसको, उसके मन की भावना को पता लगा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। यानी कि व्यक्ति जिस पर हो रहा है, विधि प्रयुक्त की जा रही है, उसके वो कुछ नहीं करेगा, उसे कुछ नहीं पूछा जाता, अपितु वह किसी वस्तु, दृश्य या बात के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, कोई चीज़ उसको दिखा देंगे हम, तो उसके बारे में जो भावनाएं निहित रखेगा, जो भावनाएं रखेगा, ठीक, जो चीज़ व्यक्त करेगा, उसी के आधार पर हम उसका परीक्षण कर लेते हैं। ये होता है हमारा प्रक्षेपण विधियाँ। ठीक है, इसमें आता है नंबर 1 रोरसा परीक्षण, नंबर 2 प्रसंगात्मक बोध यानी कि TAT, और 3 बाल प्रसंगात्मक बोध CAT, और वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। ठीक है, कहानी रिक्त स्थान जो होते हैं। ठीक, तो इसमें आप पढ़ लेते हैं पहला रोरसा परीक्षण। रोरसा परीक्षण हरमन रोरसा इसके जनक हैं, और रोरसा परीक्षण पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये कितने वर्ष के बालकों के लिए या किस कैटेगरी के बालकों के लिए उपयुक्त है, तो ये है 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है, 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड काले प्लस सफ़ेद के होते हैं। कितने कार्ड सफ़ेद और काले होते हैं ये पूछा जा सकता है, तो 5 कार्ड काला प्लस सफ़ेद मिलकर होते हैं। और टोटल कार्ड कितने होते हैं, 10, ये महत्वपूर्ण है। इसमें 2 कार्ड काले प्लस सफ़ेद प्लस लाल, ठीक है, 2 कार्ड काला प्लस सफ़ेद प्लस लाल होते हैं, और 3 कार्ड होते हैं वो बहुरंगी होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। ठीक है, आ गया होगा हरमन रोरसा से इतना ही पूछा जा सकता है जो पूछने लायक है, जो पूछने लायक है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बस मैं उसी चीज़ को रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, आपको ज़्यादा डिटेल्ड कुछ और चीज़ इतना पढ़ने की अब आवश्यकता है नहीं, अब केवल रिवीजन करने का समय है, तो रिवीजन भी हो जाएगा इन वीडियो के माध्यम से। अब देख लेते हैं TAT यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि TAT में कुल कार्ड कितने हैं, तो 31 यानी कि 31 कार्ड हैं, और चित्र वाले कार्ड कितने होते हैं। अच्छा, इसमें एक डाउट रहता है ना कि TAT में कुल कार्डों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में दे दिए 30, 29, 28, 27। अगर इस टाइप से है तो आप 30 में टिक करेंगे वहाँ पर, और अगर आपको यहाँ 31 भी दे दिया तो 31 में 31 उसमें टिक करेंगे आप। अगर आपको 31 कार्ड दिए हैं तो 31 कार्ड में टिक करोगे। ठीक है, अब ये 31 और 30 का क्या मामला है देख लेते हैं। परीक्षण में कुल कार्ड 31 होते हैं, चित्र वाले कार्ड 30 होते हैं, यानी कि इसमें चित्र बने होते हैं, जिसमें एक कार्ड सादा कार्ड होता है, ठीक, उसमें कुछ नहीं होता, यानी कि ब्लैंक कार्ड।
ठीक, ब्लैंक कार्ड होने की वजह से कभी इसको हम 30 कार्डों में ही सम्मिलित कर लेते हैं। तो 30 कार्ड 10 पुरुषों के लिए प्लस 10 कार्ड स्त्रियों के लिए, जो ये 30 कार्ड होते हैं ना, इसमें से 10 जो कार्ड हैं, 10 कार्ड, वो 10 कार्ड पुरुषों के लिए हैं प्लस 10 कार्ड स्त्रियों के लिए प्लस 10 कार्ड दोनों के लिए। तो इसमें पूछ सकते हैं कि TAT परीक्षण में पुरुषों के लिए कुल कितने कार्ड हैं, या महिलाओं के लिए कुल कितने कार्ड हैं, या दोनों के लिए पुरुष महिलाओं के लिए कितने कार्ड हैं। तो दोनों के लिए 10 कार्ड। ऐसे ही 10 पुरुषों के लिए 10 कार्ड स्त्रियों के लिए। 21 कार्ड एक व्यक्ति के परीक्षण में अधिकतम उपयोग। ठीक है, यानी कि अधिकतम एक व्यक्ति के परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग हो सकते हैं, 21 कार्ड हो सकते हैं, 21। ठीक, आया समझ में। कम से कम उपयोग में लाए गए कार्ड 5 कार्ड कम से कम उपयोग में लाए जा सकते हैं, इसमें लाए जाते हैं। ये हो गया TAT। अब आते हैं हम CAT। CAT में कार्डों की संख्या 10 होती है। हरमन रोडसा में भी 10 ही होते हैं, ये भी ध्यान रखना। रोडसा में, ठीक, तो इसमें भी 10 ही होती है CAT में, बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसको बोलते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आ गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि CAT में चित्र किसके बने होते हैं, जानवरों के, मनुष्य के। ऐसे ही ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है जानवरों के चित्र बने होते हैं इसमें। 5 कार्डों पर काले और सफ़ेद, बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं इसमें। अब पूछा जा सकता है कि कितने कार्ड काले और सफ़ेद होते हैं, तो आप कहोगे कि 5 कार्ड काले और सफ़ेद होते हैं, बाकी के 5 विभिन्न रंगों के होते हैं। बालकों को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें बालक की क्रियात्मक, भावात्मक व ज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। अब पूछा जा सकता है कि बालक के क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक परीक्षण किस परीक्षण में, किस व्यक्तित्व परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो आप बताओगे कि CAT में किया जाता है। तो आज की वीडियो इतनी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ठीक है, और शायद हमने व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती हैं, जो महत्वपूर्ण विधियां होती हैं, जिनसे प्रश्न आने की संभावना होती है, वो पूरे यहाँ पर कंप्लीट किए होंगे। और इसकी PDF आपको प्राप्त करने के लिए, PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7817046791। यहाँ पर व्हाट्सअप करेंगे आप। ठीक है, और ये PDF उन्हीं को प्राप्त हो रही है साथियों, जो 120 रुपये वाली हमारे 13 मॉक टेस्ट शामिल, जिन मॉक टेस्ट में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो 13 मॉक टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया वहाँ पर मिल रही है बच्चों की। ठीक है, अभ्यर्थियों की। तो 13 मॉक टेस्ट वहाँ पर उनको मिल रहे हैं, 3 हो चुके हैं हमारे, और आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए